हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का लेसन 1 अध्याय 1 जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना है। बायो मतलब लिविंग और लाइफ, जीवन और सजीव, और दूसरा लॉजी वर्ड लॉगस से बना होता है और जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लाइफ यानी कि जीवन और लिविंग मतलब जीवधारी या सजीव यानी कि जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। नाम से पता चल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हम जीवों का या जीवन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाती है। अब जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो कई सारी डेफिनेशंस बायोलॉजी की उन्होंने दी है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीवन और जीवों से होता है, वो तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई जो हमने इस वर्ड से प्राप्त करी। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी, तो पृथ्वी पर जीवन की कहानी, हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी को उन्होंने जीव विज्ञान कहा। इसके अलावा पृथ्वी पर सजीवों के विकास की कहानी, तो पृथ्वी पर सजीवों के विकास की कहानी, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के विकास की यानी कि इवोल्यूशन की कहानी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो तीसरी 3 डेफिनेशन हो गई, जीव और जीवों के, जीवन तथा जीवों के जो अध्ययन है उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी से हमने जीव विज्ञान कहा, और पृथ्वी पर सजीवों के विकास की कहानी को हमने जीव विज्ञान कहा। ये तीसरी डेफिनेशन हो गई। अब चौथी डेफिनेशन क्या है? जीवन की विभिन्न रूपों तथा जीवन की प्रक्रियाओं को, यानी कि विभिन्न रूप किसके? जीवन के, तथा प्रक्रियाओं की, जो प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो यानी कि जीवन के विभिन्न रूप यानी कि वेरियस फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस ऑफ लाइफ का जो अध्ययन है हम उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो यानी कि जीव विज्ञान की 4 डेफिनेशन हमने पढ़ गई। जीवन और जीवों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की कहानी, जीव विज्ञान। पृथ्वी पर सजीवों के विकास की कहानी, जीव विज्ञान। और जीवन के विभिन्न रूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रोसेसेस, लाइफ फॉर्म्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो? 2 चीजें याद रखनी है इसमें, लाइफ फॉर्म एंड प्रोसेसेस की जो स्टडी है क्या कहलाती है? वो बायोलॉजी कहलाती है। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड प्रोसेस इज कॉल्ड
बायोलॉजी में बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई है बायोलॉजी, लेकिन पहले से दो रूपों में पढ़ते आते थे हम। एक जूलॉजी, पहले बॉटनी देखेंगे क्योंकि पहले प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, बॉटनी और जूलॉजी। जू मतलब वर्ड लगाते हैं हम एनिमल्स के लिए, यानी कि जंतु या प्राणी के लिए, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। नाम क्या कह रहा है कि बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान भी कह देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और जिसमें हम प्लांट्स का यानी कि पादपों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी मतलब एनिमल्स का अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एनिमल्स का यानी कि प्राणियों का यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादपों यानी कि प्लांट्स या पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाते हैं। अब फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर का मतलब पिता या जनक कह देते हैं। तो पिता कौन होते हैं? जो उस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं किसी भी फील्ड में। जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो उन्होंने सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण काम किया जेनेटिक्स के फील्ड में, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी को, जो सेल स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जो पिता है यानी कि फादर है वो रॉबर्ट हुक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था, सेल की डिस्कवरी की थी और सेल नाम दिया था। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब हमने बायोलॉजी पढ़ी कि जीव और जीवन का अध्ययन, या जीवों और जीवन की प्रक्रियाओं का, या जीवन की विभिन्न फॉर्म्स और प्रक्रियाओं का अध्ययन, विकास की कहानी, सजीव की कहानी, जीवन की कहानी। तो जीवन क्या है? जीवन में क्या चीज़ें होती हैं? जीव क्या होता है? इसमें थोड़ा सा आउटलाइन हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले अगर हमें पता हो कि जीवन क्या है तो उससे हमें जीवों का समझना आसान हो जाए, क्योंकि जिसके अंदर जीवन होता है वो जीव यानी कि सजीव कहलाता है। जिसके अंदर जीवन नहीं होता वो निर्जीव कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है। लिविंग सजीव या जीव, सिंपली भाषा में जीव भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म। और जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है यानी कि नॉन लिविंग है। जैसे जो मेज है वो नॉन लिविंग है, पत्थर है नॉन लिविंग है, माउंटेन्स है, पर्वत है, नॉन लिविंग है। लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव ये लिविंग होते हैं। अब लेकिन सबसे पहले हमें लिविंग पढ़ने से पहले लाइफ यानी कि जीवन के बारे में बताओ कि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन जिसके अंदर है वो लिविंग है और जिसके अंदर जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग है। जीवन की जो परिभाषा है उसको बताना बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट है जीवन की परिभाषा को देना। लेकिन फिर भी हम जीवन को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो तीन बातें हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले, जीवन विभिन्न प्रकार के अणुओं की एक जटिल संगठन है। पहली बात हमें क्या समझ में आई कि जीवन क्या है? जीवन विभिन्न
अणुओं का जटिल संगठन है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसका? विभिन्न अणुओं का, यानी कि मॉलिक्यूल्स का। यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जीवन बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस में से हमें यह समझनी है कि जीवन विभिन्न अणुओं का जटिल संगठन है जिसमें जो ये अणु आपस में पारस्परिक क्रिया करके, यानी कि ये अणु, दूसरा पॉइंट हम मतलब इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें ये अणु संगठन है जिसमें ये अणु आपस में इंटरैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब आपस में जो पारस्परिक क्रिया होती है, उनमें आपस में जो क्रियाएं होती हैं, पारस्परिक क्रियाएं, इंटरैक्शन का मतलब पारस्परिक। तो वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है? पहला तो कह रहा है जीवन विभिन्न अणुओं का जटिल संगठन है जिसमें ये अणु आपस में इंटरैक्शन करके हैं, यानी कि आपस में जो पारस्परिक क्रियाएं करके जो बेसिक एनर्जी, जो इंटरैक्शन कर जीवन की, तीसरा पॉइंट क्या समझना है इसमें, जीवन की इकाई, यानी कि यूनिट। इकाई का मतलब जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है उसकी छोटी छोटी बात, जैसे मकान है, उस मकान की जो इकाई है, यूनिट है, वो छोटी छोटी ईंटें हैं और ईंटें मिलकर इतना बड़ी मकान बनाती है। इसी प्रकार से जो हायर ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर उनकी बात कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है, उनका जो शरीर होता है, वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो जीवन की जो इकाई है दैट इज, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थात, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज, और वैसे क्या बोलते हैं, अर्थात सेल, यानी कि कोशिका। तो आपस में पारस्परिक क्रिया करके जीवन की इकाई दैट इज, उन्होंने क्या काम करा, सेल्स का निर्माण किया। सेल का निर्माण करते हैं। जब जीवन बना था तो उन्होंने आपस में इंटरैक्शन करके सेल का निर्माण किया होगा। तो सेल का निर्माण करते, तो पहला पॉइंट जीवन है क्या, विभिन्न अणुओं के जटिल संगठन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये अणु आपस में क्रियाएं करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अणुओं के आपस में इंटरैक्शन के कारण हुई है, यानी कि उनमें आपस में पारस्परिक क्रियाओं के कारण हुई है। तो ये आपस में इंटरैक्शन करके जीवन की इकाई दैट इज सेल का निर्माण करते हैं। यानी कि जब पहली बार जीवन बना था तब उस समय इन पदार्थों ने, इन अणुओं ने आपस में इंटरैक्शन करके पहली बार जीवन की इकाई यानी कि जीवन बनाया। और जीवन किसके रूप में बना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में बना था पहली बार। तो उन्होंने क्या काम किया, जीवन की इकाई सेल का निर्माण करते हैं, जिसने सजीवों के विशिष्ट और विभेदक लक्षण विकसित कर लिए या प्राप्त कर लिए जो निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, निर्माण करते हैं जिसने जीवन के विशिष्ट, मतलब जो केवल लिविंग्स में पाए जाते हैं, तथा विभेदक, विभेदक का मतलब जो उनको नॉन लिविंग से विभेद करते हैं, नॉन लिविंग से उनको अलग बनाते हैं, विभेदक लक्षण विकसित कर लिए। जो निर्जीवों में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जीवन की डेफिनेशन को हमें एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। हम इसे 4 चीजों में समझने की कोशिश करेंगे
छोटे छोटे टुकड़ों में समझना आसान होता है, जिससे हमें उसे लिखना आसान पड़ जाएगा या समझना आसान हो जाता है कि जीवन विभिन्न अणुओं का जटिल संगठन है। पहली बात तो यह कि विभिन्न अणुओं ने आपस में मिलकर जीवन बनाया है। तो जीवन विभिन्न अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें ये अणु यानी कि जो अणु जिन्होंने जीवन बनाया, ये अणु आपस में इंटरेक्शन यानी कि पारस्परिक क्रिया कर जीवन की इकाई दैट इज यूनिट, यूनिट का मतलब सेल यानी कि कोशिका का निर्माण करा, यानी कि ये कह रहा है कि निर्माण किया होगा, निर्माण करते हैं। अब की परिस्थितियों में कह रहा है कि निर्माण करते हैं, जिसने जीवन के विशिष्ट तथा विभेदक लक्षण यानी कि जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं और वो लक्षण जो उन्हें निर्जीवों से पृथक करते हैं, उन्हें डिफरेंट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, विशिष्ट तथा विभेदक लक्षण विकसित कर लिए जो निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं। तो जीवन एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, जीवन की जटिल डेफिनेशन है। तो अब इसको हम एक बार फिर समझते हैं कि जीवन विभिन्न अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें विभिन्न अणु यानी कि ये अणु आपस में इंटरेक्शन यानी कि पारस्परिक क्रियाएं करके जीवन की इकाई दैट इज यूनिट इकाई सेल का निर्माण किया, और उस सेल ने वो लक्षण विकसित कर लिए, विभेदक लक्षण और विशिष्ट लक्षण जो नॉन लिविंग्स में नहीं होते हैं और जो निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जब पहली बार जीवन बना होगा अर्थी पर, इस अर्थ पर, पृथ्वी पर, उस समय जो ये अणु है, तो ये जो अणु है, इन अणुओं ने आपस में क्रियाएं करी, इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करके पहली बार लाइफ का निर्माण किया, सेल का निर्माण किया, और सेल ने आगे जाकर विभिन्न प्रकार के जंतुओं का निर्माण किया। तो जीवन जब पहली बार बना तो वो कैसे बना? जीवन अणुओं के संगठन से बना। जीवन में बनते समय अणुओं ने आपस में पारस्परिक क्रियाएं करी, इंटरेक्शन करी, और उनके इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप एक ऐसी संरचना का विकास हुआ जिसे सेल कहा गया, कोशिका कहा गया, और उस सेल के अंदर वो लक्षण विकसित हो गए जो विशिष्ट थे यानी कि जो केवल सेल में पाए जाते थे या जो लिविंग में पाए जाते थे, विभेदक लक्षण जो उनको नॉन लिविंग से यानी कि निर्जीवों से पृथक बनाते हैं, और वो लक्षण विकसित हो गए जो उन्हें उनके विशिष्ट थे और जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग बनाते हैं। और इसीलिए अब वो एक लिविंग स्ट्रक्चर बन गई, वो एक जीवन बन गया, और जीवन जिसके अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। तो जीवन, फिर समझ लो एक बात को कि जीवन विभिन्न अणुओं की जटिल संगठन है, जिसमें ये अणु आपस में इंटरेक्शन करके जीवन की इकाई दैट इज सेल का निर्माण करते हैं, और उस सेल के अंदर ऐसे लक्षण विकसित हुए जब विकास हुआ उसका, जो उसको नॉन लिविंग से पृथक करता है, और वो लक्षण केवल लिविंग में ही पाए जाते हैं। एक बात फिर ध्यान रखना है हमें कि जीवन का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण, यानी कि जीवन का निर्माण या सभी जीवों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक क्रियाओं के इंटरेक्शन द्वारा हुआ, यानी कि विभिन्न अणुओं के इंटरेक्शन से हुआ है। ध्यान रखना फिर यही बात कि जीवन, सभी जीवों का निर्माण कैसे हुआ है? सभी जीवों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक क्रियाओं द्वारा हुआ है। तो सभी जीवों का विकास, तो सभी जीवों का जो विकास हुआ है या निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि इंटरेक्शन द्वारा होता है। इसको वर्ड याद रखना, इंटरएक्शन, यानी कि विभिन्न अणुओं ने आपस में इंटरेक्शन करके, आपस में क्रिया करके पहली लाइफ का निर्माण किया, जो 12th क्लास के इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया ओपेरन थ्योरी में। अब जो जीवन के विभिन्न स्तरों पर जो निर्माण होता है वो देखेंगे हम कि जीवन का निर्माण पहली बार जब अर्थ पर हुआ होगा, तो जीवन का निर्माण होते समय जो जीवन बना है उस लाइफ के अंदर 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। बेसिकली जब उसका निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो एनर्जी थी,
यानी कि ऊर्जा, फर्स्ट फॉर्म्ड एनर्जी, पहली बार जब पहली बनी ऊर्जा। जब अर्थ बन रहा था, अर्थ के बनते समय जो ऊर्जा डेवलप हुई, उस ऊर्जा के डेवलपमेंट से अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है? परमाणु, यानी कि एटम्स। परमाणु मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो सबसे पहले सरल अणु जैसे जल और अन्य सरल अणु बने। पहले सबसे पहले अकार्बनिक अणु बने, उसके बाद फिर सरल कार्बनिक यौगिक बने, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा बनी, शुगर्स बने और लिपिड्स बने। शर्करा, लिपिड्स बने। इसके बाद फिर जटिल वृहद, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। जटिल माने कॉम्प्लेक्स और वृहद मतलब बड़े, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे प्रोटीन बनी, जैसे न्यूक्लिक अम्ल बने और अन्य पॉलीसैकेराइड्स बने। और इन वृहद अणुओं से अब जीव द्रव्य बना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म बना, जो लिविंग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और जीव द्रव्य से सेल, यानी कि कोशिका बनी। पहली सेल जो बनी थी वो प्रोकैरियोटिक थी, और प्रोकैरियोटिक में भी विषमपोषी थी, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाती थी। फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी जो प्रकाश संश्लेषण करने लगी। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल बनी। यूकैरियोटिक सेल्स में पहले प्लांट्स बने, फिर और डेवलप होकर एनिमल्स डेवलप हुए। अब सेल्स आगे ग्रुप में अरेंज होकर बनाते हैं टिश्यूज, यानी कि ऊतक। ऊतक से टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, यानी कि अंग, अंग से ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव बना। अब कई सारे जीव की जो ग्रुप होता है, हम उसे बोलते हैं पॉपुलेशन, समष्टि। पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होता है, कई सारी पॉपुलेशन जब एक जगह मिलती है तब क्या बनाती है? कम्युनिटी। और कई कम्युनिटी मिलकर बनाती है इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम। और जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। इसको भी बायोम ही बोलते हैं, इसको परितंत्र बोलते हैं इसको। तो अब बायोस्फीयर में बाद में 3 विकसित हुए। एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल, एयर वाला पार्ट, एयर का पार्ट, और एयर में पाए जाने वाले जीव। उसके बाद फिर लिथोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल, लैंड पर पाए जाने वाले जीव और लैंड। और फिर हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हाइड्रो माने पानी, यानी कि जल मंडल।
जल और जल में पाए जाने वाले जीव, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मिलकर पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं। तो जो सेल के बनने तक का, यानी कि जब तक सेल बनी, यानी कि जो सेल बनने तक का जो पहला है, तो सेल से जीवन का प्रारंभ हुआ, जीवन प्रारंभ हुआ। और जो अणुओं के बनने तक का, यानी कि जो अणुओं के बनने तक का जो है, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बायोलॉजिकल का मतलब जैविक या जैव संगठन। इसके बाद जब सेल बन गई और सेल से ऑर्गेनिज्म तक बन गया, तो क्या कहलाया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल से ऑर्गेनिज्म तक क्या कहलाया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोशिकीय संगठन। और ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकीय और पारिस्थितिकीय संगठन। तो जो जीवन बन रहा है, कोई सा भी कहीं पर भी जीवन है, वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनने तक, सेल तक का जो जीवन बनने तक का जो सिस्टम है, वो विभिन्न प्रकार के अणुओं ने आपस में क्या काम करा? इंटरैक्शन करा। तो यहाँ पर जो हम वर्ड लगाएंगे वो हुआ क्यों है? इनसे जो सबसे मिलकर जीवन बना है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरएक्शन कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जो अणु हैं, उन्होंने आपस में इंटरैक्शन करके सेल यानी कि जीवन का निर्माण किया। और सभी जीवों का जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है? इंटरैक्शन के कारण हुआ है। और विभिन्न प्रकार के अणु आपस में इंटरैक्शन करते हैं और इंटरैक्शन करने के बाद अब वो जीवन का निर्माण करते हैं। इसके साथ हमें एनसीईआरटी में एक और टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक है अर्नेस्ट मायर का। अर्नेस्ट मायर। अब अर्नेस्ट मायर के बारे में कई सारे वर्ड्स, कई सारी उसके अंदर सूचनाएं दी गई हैं। सबसे पहली बात तो इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ। जन्म 5 जुलाई 1905 में। मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में 2004 में हुई। और इनका 80 साल का कैरियर रहा, यानी कि इन्होंने 80 साल तक काम किया बायोलॉजी के फील्ड में। और 80 साल के कैरियर में इन्हें 3 पुरस्कार मिले, जो 3 पुरस्कार 3 ताज के बराबर होते हैं। इन्हें 20वीं सदी का, यानी कि 20वीं शताब्दी का डार्विन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन की प्राकृतिक वर्ण की थ्योरी को छोटी छोटी सब थ्योरीज में डिवाइड करके, क्लासिफाइड करके समझाया। इसके बाद इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, यानी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का मतलब बायोलॉजी की इन्होंने डेफिनेशन दी, स्पीशीज कंसेप्ट दिया, यानी कि जैविक प्रजाति संकल्पना, जैविक प्रजाति संकल्पना। और इन्होंने जो 100 महान वैज्ञानिकों में से एक है, ये 100 महान
वैज्ञानिकों में से एक हैं, यानी कि टॉप 100 साइंटिस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो इनको 3 पुरस्कार मिले, उनको 3 ताज बोलते हैं, यानी कि ट्रिपल क्राउन बोलते हैं। ट्रिपल क्राउन। और जो पुरस्कार इनको प्राप्त हुए वो एक था इंटरनेशनल पुरस्कार, एक था बॉल जॉन पुरस्कार। बॉल जॉन पुरस्कार 1983 में मिला। बॉल जॉन पुरस्कार 1983 में मिला इनको। दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज, जो यानी कि जीव विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 98 में मिला। जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और तीसरा था कॉम्फ्रेट पुरस्कार का फ्रूट पुरस्कार, जो था 99 में मिला। का फ्रूट पुरस्कार 1999 में, ये 1998 में मिला। और ये लगभग नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है, बराबर है। जो इनका जो एरिया था, यानी कि इनका जो जिस फील्ड में इन्होंने काम किया वो था पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी, वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनमी, प्राणी भूगोल यानी कि जू जियोग्राफी, विकास यानी कि इवोल्यूशन, वर्गिकी और जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन। इन 5-6 फील्ड्स पर इन्होंने काम किया, यानी कौन कौन सा? पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, इवोल्यूशन, वर्गिकी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन। तो इनके जो मेन पॉइंट्स थे कि ये 5 जुलाई को पैदा हुए और लगभग 100 साल की इनका 100 साल में मृत्यु हुई 2004 में। 80 साल का कैरियर रहा। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दी। 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। 3 पुरस्कार मिले जिन्हें 3 ताज ट्रिपल क्राउन बोलते हैं। और इनका जो एरिया रहा पढ़ाई का या जिसका जो बताया वो पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गिकी और जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन। और इन्हें 20वीं शती का क्या बोलते हैं? डार्विन बोलते हैं। 20वीं शती का डार्विन यानी कि डार्विन ऑफ 12th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें डार्विन की थ्योरी जो थी, नेचुरल थ्योरी, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को छोटी छोटी सब थ्योरीज में डिवाइड करके इन्होंने समझाया। और जो डार्विन है, डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।